स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एट होम और स्टडी एट होम की सीरीज़ में आपका लेसन नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ले रहे हैं। इससे पहले हमने डेवलपमेंट पढ़ा था कि किस तरह से विकास जो है हमारे ज़रूरी है और विकास की क्या क्या मूल बिंदु हैं उन पे हमने नज़र डाली थी। आज हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में देखेंगे कि सेक्टर्स क्या हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो ये क्या महत्व रखते हैं एक देश की इकोनॉमी के लिए, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season for the growth of the cotton plant. We depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. The product of the activity cotton is natural activity like dairy. We are dependent on the biological process of the animals and ability of fodder etc etc. The product hair milk also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. When we produce good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. अब जो हमारे सेक्टर्स हैं पहले तो आप उसको समझ लीजिए, फिर उसके टाइप्स कितने हैं। तो सेक्टर्स जो हैं वो प्रोसेस कहलाता है जब हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किस तरह से प्रोडक्ट होता है और उसके बाद उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और उसका जो योगदान होता है हमारी इकोनॉमी में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं। तो सेक्टर्स को जो है हमने 3 तरह से बांटा हुआ है, आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर्स। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने बताया है व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, मतलब वो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम उसको प्राप्त करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जैसे कि इसमें बताया कि कॉटन, जब हम कपड़े का मैन्युफैक्चर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी। कॉटन क्या क्या लेती है, कॉटन का जब प्लांट बनता है तो उसके लिए हमें सनशाइन चाहिए, रेन चाहिए, लैंड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, तभी जाके वो एक कॉटन का जो है प्लांट है डेवलप हो पाता है और उससे हमको क्या मिल पाती है, कॉटन मिल पाती है। तो यहाँ पे हमारे यही चीज़ हो गई। फिर इन्होंने मिनरल्स को भी बताया है कि जब मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है तो भी वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू मिलता है। जैसे कि आपको कोल है या फिर आप ग्रेनाइट है, कोई भी चीज़ है तो वो आपको नेचुरल रिसोर्सेज के से ही थ्रू मिलती है। This is because it forms the base for all other products that is subsequently made. Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. तो किसी भी चीज़ का जो बेस होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। अब आप जैसे रबर देख लीजिए तो वो भी हमें रबर प्लांट से मिलती है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है उससे मिलती है, ट्रीज से मिलती है। और ड्राई फ्रूट्स देख लीजिए, अगर हम कोई मिठाई का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो जो बेस होता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन का वो हमको कहाँ से मिलता है, इन सारी चीज़ों से मिलता है, जिसमें दे रखे हैं फॉरेस्ट्री, फिशिंग, डेयरी, एग्रीकल्चर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेन सेक्टर्स दे रखे हैं, तो इनको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other forms through the way of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, by using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloths. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually become associated with
the different kinds of industries that came up, it is also called industrial sector. तो सेकंड आपका क्या बताया है, सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर जो है वो जो नेचुरल रिसोर्स जो हमें मिला है फिशरी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के थ्रू, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. उसका जो वे है, एक्चुअल वे है, उसको हम चेंज कर देते हैं. जैसे सपोज हमको दूध मिला, दूध तो हमने मैन्युफैक्चर किया, उसका हमने दही बनाया, मट्ठा बनाया, उसके बाद हमने चीज़ बनाया, बटर बनाया. तो ये हमारा क्या किया, हमने उनका क्या किया, कन्वर्ट किया. उस जो नेचुरल दूध जो हमें मिला था एग्रीकल्चर के थ्रू, उसको हमने क्या किया, मतलब एनिमल्स के थ्रू, डेयरी के थ्रू, उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया कई सारे चीज़ों में. तो उसको, उसके लिए हमको क्या चाहिए, या तो हम उसको घर में बनाएंगे, या फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको, अगर हमें एक लार्ज स्केल में हम डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे एग्जांपल आपका अमूल हो गया. तो अमूल क्या करता है कि बहुत सारी जगह से दूध इकट्ठा करके लाता है, राजस्थान के बहुत सारे एरिया से, फिर उसका प्रोडक्शन करता है, फिर उसको मक्खन में बनाता है, दही में बनाता है, मतलब अलग अलग चीज़ों में उसको कन्वर्ट करके फिर उसको सेल करता है. तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसको मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं, उनका रूप हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, और उसको चेंज करके हम उसको अलग तरीके से प्रोडक्ट तैयार करते हैं. अब जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल दिया था कि एक हम फाइबर्स प्लांट से फाइबर हमें मिलता है, उसको हम धागे में बनाते हैं, फिर उस धागे से हम कपड़ा बनाते हैं. तो उस पूरे प्रोसेस के लिए या तो अगर हम घर में कर रहे हैं तो हमको घर में उस तरह की मशीन चाहिए, नहीं तो हम फैक्ट्री में कर रहे हैं तो हम एक पूरी एक लार्ज इंडस्ट्री चाहिए कपड़ा बनाने के लिए. और आपने देखा भी होगा कि अलग अलग, जैसे अगर आप सूरत जाएँ तो आपको वहाँ दिखेगा कि कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनका काम सिर्फ धागे बनाने का होता है, कुछ का काम सिर्फ कपड़ा बनाने का होता है, कुछ का काम उनमें प्रिंटिंग करने का होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेकेंडरी उसमें हमारे आती हैं. सेकेंडरी सेक्टर में ये हमारा पोर्शन आता है. नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टेरिटरी sectors and is different from the above two. नेक्स्ट हमारा टेरिटरी सेक्टर आता है, जो ये हमारे दो ऊपर के जो सेक्शंस मैंने भी आपको डिफाइन किया, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर, इनसे थोड़ा सा अलग होता है. दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड but they are an old or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary and secondary sector would need to be transported by truck or train and then sold in wholesale and retail shop. At times, it may be necessary to store these in godowns, and we also may need to talk to others over telephone or send letter communication or borrow money from banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some example of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sectors is also called service sector. अब अगर आपने एक चीज़ का प्रोडक्शन कर लिया है तो उसकी सप्लाई के लिए आपको उसकी जो उसका यूज़ करने के लिए आपको उसको दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपको, जैसे सब कुछ मैंने आपको कपड़े का एग्जांपल दिया. अगर आप सूरत पे कपड़ा बना रहे हैं, कोई भी साड़ी की फैक्ट्री ले लीजिए, कोई भी साड़ी की मिल ले लीजिए, अगर उसको जब तक ऑर्डर मिला होगा कि हमको इतनी साड़ियाँ चाहिए तो वो उतनी साड़ियाँ बनाएंगे. अब उन साड़ियों को वहाँ से लेके आपके उत्तराखंड तक आने के लिए उसमें कई सारे प्रोसेस होंगे. जैसे कि बैंकिंग का होगा कि वो बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा, दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन चीज़ों कपड़ों को लेके आएगा, फिर उसके बाद एकदम से वो लाके तो उनको दुकान पे रख नहीं देगा, उनको वो गोदाम में रखेगा. गोदाम के लिए भी एक प्रोसेस, उसके पास स्पेस होना चाहिए तभी वो गोदाम में रखेगा. तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है, टेरिटरी सेक्टर्स में आता है. कि मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन हो जाता है फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी, उसको सेल करने की ज़िम्मेदारी, उसको सेव करने की ज़िम्मेदारी, वो जो जितनी भी होती है वो इस सेक्टर की होती है. तो इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. जो ये थर्ड सेक्टर है
इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसका यूज़, उसको मार्केट तक लाना, मार्केट तक पहुंचाना, ये एक अपने आप में एक स्किल है कि किसी भी चीज़ को मार्केट तक लेके जाना और उसको उस योग्य बनाए रखना, मतलब कि उसका ख़राब ना हो। जैसे सब्जियां हैं आपकी, अगर आलू है, आलू आपको हर सीज़न में मिलता है, लेकिन आलू का सीज़न तो एक ही होता है ना, कि वो मार्च से अप्रैल के बीच में ही आलू होता है, तो आलू उस टाइम पे हो रहा है। फिर आलू को पूरे साल के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसको सेफ रखा जाता है कि उसमें वो सड़े ना, उसमें से स्मेल ना आए, तो उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। तो कोल्ड स्टोरेज में रखा रहता है ताकि वो साल भर उसको लोग यूज़ कर सकें। तो प्रोडक्शन होने के बाद का जो प्रोसेस आता है वो हमारा सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो सर्विस सेक्टर आल्सो includes some essential services that may not directly have the production. तो ये जो of goods, for example we require teacher, doctors and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting work. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. तो सर्विस सेक्टर में यही सिर्फ चीज़ नहीं आती हैं। सर्विस सेक्टर में जो हमारा प्रोडक्शन है वो ही नहीं आता, इसमें हमारे टीचर्स और इनको भी लिया जाता है। अब टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, उसके अलावा भी अब टेक्नोलॉजी क्योंकि डेवलप हो रही है, तो अभी हमारे जैसे इंटरनेट कैफ़े हैं, ATM बूथ्स हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, इनको भी हम इस सेक्टर्स में रखते हैं, सर्विस सेक्टर्स में हम रखते हैं। नाउ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब कंपेयर करना इन तीनों सेक्टर्स का। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominating in terms of total production and employment, while the other sectors are relatively small in size. अब इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग तीनों सेक्टर्स हैं उसमें कई तरह के लोग जो हैं वो काम करते हैं, और उनमें एक अच्छा खासा एक अमाउंट होता है जो वर्कर्स का जो काम करता है। उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का जो है वो फाइनली कुछ लोगों के ऊपर निर्धारित होता है। बाकी मोस्टली जो सेक्टर्स हैं वो जो है जैसे कि आप थोड़े उसमें ही काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर आप देखते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो फैक्ट्रीज़ में कम से कम 4,000 5,000 वर्कर्स काम करते हैं। अब अगर हम एक स्मॉल इंडस्ट्री ले लें, छोटी सी देख लें, तो उसमें हमारा जैसे कि हमारे जो घरेलू उत्पाद होते हैं, जो हमारी स्वरोजगार वाले जो सेवाएं हैं, जो लोग अपने आप घरों में जैसे कि अचार डालना, बड़ी बनाना, ये जो है ये बहुत एक छोटे स्मॉल स्केल पे लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है। और जो फैक्ट्री है वो एक लार्ज अमाउंट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो यहाँ पे हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हम कैसे मतलब ये काउंट करेंगे कि कई सारे सामान बनाने में और सर्विस में प्रोडक्शंस में किन मतलब कितने लोगों का योगदान होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It would not make sense. You are right to thinking so. To get around this problem, economics suggests that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For example,
1000 kg of wheat is sold at rates 8 rupees per kg. As well, the value of wheat will be 80,000. The value of for 5,000 coconut at the 10 per coconut will be 50,000. Similarly, the value of goods and servicing in the 3 sectors are calculated and then added. अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि गेहूँ है तो उसकी जो वैल्यू है उन्होंने बताई है कि 8 रुपये पर केजी के हिसाब से तो 80,000 हो जाती है। और अगर 10 हम मतलब अगर हम कोकोनट्स को लेते हैं तो पर कोकोनट हम 10 रुपये लेते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है 50,000 हो जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स में हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनकी वैल्यू क्या हो रही है। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशंस वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। अब हर चीज़ ऐसे नहीं है कि वो काउंट हो सकती है और उसको हम बना सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखा है फॉर एग्जाम्पल इसमें एक फार्मर हु सेल वीट टू द फ्लोर मिल for a rate as per kg. The mill grind the wheat and sell the flour to a biscuit company for rates per 10 rupees per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuit in the market to consumer for rate 60. Per packet 15 rupees. तो बिस्किट आर द फाइनल गुड्स दैट रीच टू कंज्यूमर। तो जो सामान कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है मीन उसको देखा जाएगा और कि उसका रेट क्या लगाया गया है और उसी के हिसाब से जो है पूरा हमारा जो सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन का जो रेट सेक्टर्स को जो हमने डिवाइड किया है उनकी वैल्यू हमको पता चलेगी। तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से सेक्टर्स की वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो जो फाइनल जो सामान और सर्विसिंग जो हमारी प्रोड्यूस की जाती हैं हर एक सेक्टर से पूरे साल में जिनका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करते हैं उस ईयर में, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स इज व्हाट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। ये हमारा क्या कहलाता है जीडीपी कहलाता है। जो हमको ये तीनों सेक्टर्स से जो हमें मिलता है जो प्रोडक्शन हमें मिलता है वो हमारा जीडीपी कहलाता है एक कंट्री का एक देश का। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जो एक पूरे साल में हमें सारे सेक्टर्स का जो कंबाइंड एक वैल्यू मिलती है वो हमें दिखाते हैं कि एक देश जो है उसकी जीडीपी दिखाता है और जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उस देश की इकोनॉमी उतनी ही क्या होगी बड़ी मानी जाएगी क्योंकि उसका प्रोडक्शन और उसमें यूज़ कंज्यूम्स ज़्यादा हुआ है। तो वही इसीलिए जब आपका बजट निर्धारित होता है तो उसमें अनुमानित जीडीपी दे दी जाती है, फिर उसमें फाइनल जीडीपी आती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है कि हमको जो हमारा जितना भी प्रोडक्ट बना है जो भी हमारी सर्विसिंग हुई है वो क्या है। अब इन इंडिया द मेमोथ टॉक्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो यह मेन काम होता है ये जो मेन काम किया जाता है जीडीपी काउंट करने का मेजरिंग करने का वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collects information relating to total value of goods and servicing and their prices and then estimate the GDP। अब इसकी क्या करती है कि ये भी डाटा कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट भी जो है वो एक डाटा कलेक्ट करती है हर स्टेट का अलग अलग। जैसे कि अब मान लीजिए कि पंजाब है, पंजाब में गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे गेहूं के रेट जो है वो थोड़े से कम होंगे। और वहीं सेम अगर आप आसाम में जाएंगे तो वहाँ जो
गेहूं का प्रोडक्शन है वो ना के बराबर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होंगे उसके रेट ज़्यादा होंगे। तो फिर उसके बाद उसमें जो प्रोडक्शन लगेगा, जो उसकी लागत लगेगी लाने ले जाने बनाने की, वो भी ऐड होगा। तो हर जगह का अलग अलग कॉस्ट होता है, अलग अलग एस्टिमेट होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का। तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डाटा कलेक्ट करती है। उसके बाद जो हमारी जीडीपी है वो बताई जाती है कि टोटल जीडीपी जो है वो हमारी क्या आई थी। तो जब बजट पेश होता है तो जो पास्ट ईयर होती है उसकी जीडीपी बताई जाती है, और उसी के आधार पर बजट बनाया जाता है कि आगे जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसमें हमारी जीडीपी इससे और ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो एस्टिमेट एक लगा के एक बजट बनाया जाता है और सारी चीज़ों के रेट फिक्स किए जाते हैं, और उनमें एक अनुमानित लागत दे दी जाती है, जिससे उम्मीद की जाती है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो और आगे बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और ये जो जीडीपी जो है वो हमारी और ग्रोथ करेगी, और जिससे हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी, मजबूत होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। आप इसके नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगी आगे के, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे।